हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और हम लोग ने लास्ट वीडियो तक स्टोन एज जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे कि स्टोन एज के बाद का जो फेज था वो क्या था, और जो टाइमलाइन है इस फेज की, या स्टोन एज के बाद बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज एज आया था। मैं यही बता दे रहा हूँ। और जो इस एज की जो टाइमलाइन है वो है अराउंड 3000 से टू 1200 BC, ओके, बिफोर क्राइस्ट। बट ये टाइम पीरियड गाइज हर एरिया के लिए सेम नहीं है। आप इतना समझ सकते हैं, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह अलग अलग तरीके से अब इवॉल्व हो रहे हैं लोग। अलग अलग तरह कल्चर अलग अलग तरह से इवॉल्व हो रहा है। तो जो ये ऐसा तो है नहीं कि सबको कॉपर एक टाइम पे ही मिल गया होगा और सब कॉपर यूज करने लगे होंगे अचानक से, ठीक है। ऐसा नहीं है। कहीं जो है कॉपर एज जल्दी शुरू हुआ, कहीं कहीं बाद में शुरू हुआ, और कहीं कहीं तो बहुत टाइम में शुरू हुआ, और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ एक प्रॉपर कॉपर एज हुआ ही नहीं। ओके। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग जो है कॉपर और ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे, और उसको उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइज, सबसे पहले क्या हुआ कि अराउंड 4000 BC और 5000 BC जो मटेरियल मेटल्स की जो नॉलेज है वो लोगों को थोड़ा बहुत पता चला। पहले क्या होता था कि लोगों को ओर्स जो होते हैं मेटल्स के, उससे तो कॉपर, उससे जो अपना एलिमेंट है, डिजायर्ड एलिमेंट, वो निकालना तो आता नहीं था। तो उनको जो ऐसे ही नदी के किनारे जो छोटे मोटे कॉपर्स मिल जाते थे उनका लोगों ने यूज करना शुरू किया। उनको देखा कि ये पत्थर से थोड़ा अलग है, और इसको यूज करके हम लोग और भी अच्छे जो टूल्स है या फिर और भी अच्छे जो वेपन्स है वो बना सकते हैं। ओके। तो यहाँ वही लिखा है कि अराउंड अबाउट 4000 BC द accumulated knowledge and skills of presiding thousands of years combined with many new invention enable man to advance new stage of civilization। तो इस एज में क्या हुआ गए, जो कॉपर मिला उससे, कॉपर की जो इन्वेंशन हुई उससे, उसकी वजह से कई और इन्वेंशन इन्वेंशन हुई। और जो न्यूलिथिक एज में जो हम लोग ने देखा था कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन ने एक स्पीड पकड़ ली थी, काफी तेजी से इवोल्यूशन हुआ था। इसलिए न्यूलिथिक एज को सिर्फ न्यूलिथिक एज नहीं, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा था मैंने। तो वो चीज इसमें भी मेंटेन रही। जो इवोल्यूशन हो, जो इन्वेंशन या फिर जो नए नए चेंजेस है, वो पेस इस कॉपर एज में भी मेंटेन रहा, और भी तेजी से बढ़ता गया। उसका एक कारण ये था कि सबसे पहले तो एक लोगों के पास एक ऐसा मेटल हाथ लग गया था जो स्टोन से ज्यादा, पत्थर से ज्यादा मजबूत है, और उसका और भी अच्छे से लोग उसको यूटिलाइज करके अपना जो फायदा है वो ले सकते हैं। जैसे स्टोन क्या होता था, स्टोन के जो वेपन्स होते थे वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, टूट जाते थे, प्लस उतने इफेक्टिव भी नहीं होते थे, उतने डेडली भी नहीं होते थे उनको मारने के लिए, जो जानवर हैं उनको मारने के लिए या फिर किसी भी उसमें यूज करने के लिए। तो कॉपर ने यहाँ पर लोगों की काफी हेल्प की। ओके। तो सबसे पहला मेटल मिला, मैंने बताया आपको, कॉपर। और इस वजह से बहुत जगह क्या है, कॉपर जो है वो सेक्रेड भी है। बहुत जगह कॉपर की पूजा भी होती है। कॉपर की पूजा नहीं, बट जो गॉड होते हैं, जो स्टेचूज होते हैं, वो कॉपर से बनाए जाते हैं। और इंडिया में भी आपको पता होगा कि हम लोग कॉपर के बर्तन में पूजा करते हैं, तांबे के बर्तन में। ओके। कॉपर का फायदा क्या है, मोर ड्यूरेबल है, मैंने बताया। और वैरायटी ऑफ ट्यूल्स में बना सकते हैं इससे। और जो मैंने बताया गाइस, जो अर्ली एज में कॉपर्स जो थे वो रिवर के आसपास जो कॉपर्स मिलते थे उसी का यूज करके इंसान ने काम चलाया, क्योंकि ओर्स में से जो है कॉपर्स निकालना तो आता नहीं था लोगों को अभी। ओके। और जो अर्लीस्ट अर्लीस्ट यूज है कॉपर का वो देखा गया साउथर्न इराक में। अभी तक का जो पता लगा है हम लोग को, साउथर्न इराक में हुआ था सबसे पहला यूज अराउंड 4500 BC। ओके। कुछ कई कई जगह क्या हुआ गए, जो कॉपर के अवेलेबल नहीं था, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया कॉपर में। जब उन लोग को पता चला कि बगल आसपास वाली जो सिविलाइजेशन या कल्चर है वहां पे के लोग एक नया मेटल यूज कर रहे हैं जिससे उनकी लाइफ और इजी हो गई है, तो इन लोग ने भी उसको कॉपर को ट्रेड करके इंपोर्ट करना शुरू किया। तो इससे ट्रेड भी डेवलपमेंट हुआ। तो गाइज, एक दो चीज आप लोग यहाँ देख सकते थे कि न्यूलिथिक एज में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा उस पे स्केल पे एग्रीकल्चर बढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोगों को के पास सरप्लस फूड रहने लगा।
जब लोग ज्यादा एग्रीकल्चर करने लगे तो उनके पास थोड़ा बहुत सरप्लस फूड रहने लगा, जिसको वो यूज कर सकते थे अपने बैड टाइमिंग के लिए, और जब अच्छा जो है हार्वेस्ट ना हो तब के लिए। और फिर कहने का मतलब है रोज का जो टेंशन है कि रोज कुछ ना कुछ हम लोग को किसी जानवर को मारना पड़ेगा या फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी रोज के फूड के लिए, वो खत्म हो गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग परमानेंट लाइफ जीने लगे एक ही जगह। अब इधर जानवरों का पीछा करने के लिए उनको जगह जगह चेंज करनी नहीं पड़ती थी। पहले क्या होता था कि जब जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं उस जगह पे अगर जानवर कम हो गए तो उनको फिर उस जगह छोड़ के जाना पड़ता था अपने फूड के लिए, नहीं तो उनको फूड नहीं मिल पाएगा या फिर वो खाएंगे क्या, जानवर को हंट नहीं करेंगे तो। लेकिन क्या हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से थोड़ा बहुत लाइफ जो है सेटल होने लगी, सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट होने लगी। अब लोगों को बार बार अपनी जगह छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। तो ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ गाइस, ब्रॉन्ज एज में इसका और एडवांस हुआ। सबसे पहले तो लोगों को जब वो नया मेटल मिला, कॉपर या हो गया या ब्रॉन्ज हो गया, तो नया मेटल जब मिला तो लोगों को अपने आप समझ सकेंगे इस चीज को कि एक नई क्लास भी डेवलप हुई होगी जो सिर्फ इसी के काम करने में इसी के काम करने में जो वो है माहिर है, ब्रॉन्ज का काम या फिर कॉपर काम करने में जो माहिर है। तो मतलब एक नए क्लास ऑफ वर्कर्स डेवलप हुई होगी, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि लोगों के पास लीजर मिल गया तो वो बाकी काम भी कर सकते थे, अपना जब एग्रीकल्चर नहीं कर रहे तो दूसरे काम भी कर सकते थे। तो एक वेरियस वो डेवलप हुआ, लोगों के पास अलग अलग काम डेवलप हुए, ठीक है। पहले क्या था कि पहले सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे, और फिर एक किंग होता था, उसके नीचे प्रीस्ट होता था या फिर उसके ऊपर कभी कभार प्रीस्ट होता था। फिर उसके नीचे क्या होता था कि वर्किंग ग्रुप होते थे, वो वर्किंग पीपल सिर्फ एग्रीकल्चर ही मेन उनका ऑक्यूपेशन था, या फिर एग्रीकल्चर होगा या फिर पेस्टोरलिज्म होगा या फिर जो पशुओं को जो वो करते हैं पालन पोषण वो होगा। ओके, लेकिन ब्रॉन्ज एग्रीकल्चर आने के बाद जब एग्रीकल्चर वास्ट स्केल पे होने लगा तो लोगों को क्या हुआ कि लोगों को लीजर मिल गया, ठीक है सर, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, वो दूसरे काम में भी अपना वो दिमाग लगा सके। प्लस जो नीड भी बढ़ गई कि दूसरे काम में स्पेसिफिकेशन होने की, जब कॉपर और ब्रॉन्ज आया, ठीक है, एक नए क्लास ऑफ वर्कर्स डेवलप हुए। इससे ब्रॉन्ज क्या ब्रॉन्ज होता क्या है, ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर और टीन का। ओके, या उससे हार्डर होता है, स्टोन से हार्डर होता है, कॉपर से भी हार्डर होता है और मोर ब्रिटल होता है, जल्दी टूटता नहीं है ये, ठीक है। सॉरी, जल्दी मुड़ता उड़ता नहीं है। इसके कुछ होता है ना कि किसी चीज से आप कुछ काम कर रहे हो तो वो ज्यादा फोर्स लगाओ तो वो चीज, वो वेपन ही या वो टूल ही मुड़ जाता है। तो वो कॉपर में नहीं होता है, ये टूट जाता है लेकिन मुड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसका आने से ब्रॉन्ज टूल का यूज होने से क्या फायदा हुआ। सबसे पहले तो मैंने बताया कि नए वर्कर्स की क्लास डेवलप हुई, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर हुआ है वो ब्रॉन्ज का यूज करके, ब्रॉन्ज टूल का यूज करके और भी एग्रीकल्चर करना और भी इजी हो गया, तो और भी सरप्लस फूड आया लोगों के पास, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस लिखा है, एग्रीकल्चर में इंप्रूव हुआ, नए टूल्स, नए न्यू एरीगेशन कैनाल डेवलप। इसी टाइम पे क्या हुआ कि नए लोगों के पास जब लीजर मिल गया तो उनने सोचा कैसे ही और इजी बनाया जाए अपने जो इरिगेशन सिस्टम है उसको, या फिर और भी इजी बनाया एग्रीकल्चर सिस्टम को। तो इरिगेशन कैनाल लोगों ने सॉल्यूशन निकाला। इस टाइम पे इरिगेशन कैनाल बनाया गया। कैनाल आप लोग जानते होंगे, जो नदी है उसके पानी को डाइवर्ट किया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है उसको और उसके अपने एरिया में ले आया जाता है ताकि उसका पानी यूज कर सके हम लोग खेती के लिए। ओके, कोऑपरेटिव लोगों कोऑपरेट होके कैनाल बनाया। तो ये अब देख सकते हैं कि लोगों के पास जब लीजर मिला तो वो उनका अपना दिमाग लगाने लगे कैसे हम लोग अपनी लाइफ और इजी बनाए। तो अलग अलग जब वर्कर्स की क्लास डेवलप हुई तो गैस कुछ वर्कर्स ऐसे हो गए जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रहते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं करते थे। वो क्या करते थे, किसी और वर्क काम में माहिर थे, जैसे ब्रॉन्ज का काम हो गया और वेपन बनाना हो गया। और इस समय जो आप जो देख सकते हैं कि जो ट्रेड भी हो रहा था, मैंने बताया कि कॉपर जहां नहीं था वहां ट्रेड होने लगा। तो ट्रेड के लिए क्या था कि शिप बिल्डिंग भी एक वर्किंग क्लास हुई होती होगी। तो कुछ लोग जो शिप बनाते थे, ऐसे अलग अलग वर्कर्स की क्लास डेवलप हुई। लाइफ जो है लोगों की कॉम्प्लेक्स होने लगी, सॉरी सोसाइटी जो है वो कॉम्प्लेक्स होने लगी। सिर्फ ऐसा नहीं था सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर से हटके बाकी काम कर सके। तो और जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे,
वो अपना जो एग्रीकल्चर का जो उनका सामान वो है, क्रॉप्स है, वो दे के बदले में अपनी जरूरत की सामान इन वर्कर्स से लेते थे। तो ट्रेड बढ़ने लगा, ठीक है, सिटीज बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई। क्या हुआ ना गाइस, मैंने आपको बताया कि जो ऐसे लोग थे जो वो काम नहीं करते थे, वो अलग मतलब एग्रीकल्चर नहीं करते थे, उनको चाहिए था खाना, और वो लोग ऐसी चीज बनाते थे, वो वर्कर्स ऐसी चीज बनाते थे जो बाकी लोग को चाहिए होगा। जैसे फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर जो करते थे, उनको टूल्स तो चाहिए होगा ना, तो ये कुछ लोग वर्कर्स थे जो ब्रॉन्ज वाले, ये इनको टूल्स देते थे और बदले में इनसे फूड लेते थे। तो ऐसा एक ट्रेड डेवलप हुआ, ठीक है, ट्रेड बढ़ा, सॉरी, ऐसे करके ट्रेड ज्यादा मात्रा उसमें होने लगा। और सिटी जब लोग, आपने देखा कि लोगों के पास अब फूड की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, सरप्लस फूड भी है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और लोग सिटी जो है, जो विलेज था लोगों का, वो सिटी की तरह डेवलप होने लगा। ओके, जहाँ अलग अलग चीज, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल हो, अलग अलग वर्कर्स के बनाए हुए, तो सिटीज डेवलप होने लगी। प्लस गाइस, जब इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाए, जब हर अलग अलग वर्कर्स हों, अलग अलग जो है क्लास क्रिएट हो जाए वर्कर्स की, या फिर अलग अलग, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ा, तो इस समय क्या हुआ, लोगों को जाहिर सी बात जरूरत पड़ी होगी कुछ रूल्स या फिर कुछ लॉज की। तो उसके लिए क्या हुआ, रूल्स और लॉज बने, और उस रूल्स और लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा या फिर बिगनिंग का गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुआ। ओके, तो गवर्नमेंट सिस्टम स्टेब्लिश हुआ जगह जगह पे। ओके, तीसरा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट था इसका ब्रॉन्ज एज का, वो था कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्कर डेवलप, मैंने बताया आपको अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोल्जर। हाँ, जब गवर्नमेंट बनी तो उनका एक तरह से उनने वो डिसाइड किया कि यहाँ पर हमारा रूल लगेगा, और फिर वो रूल ना मानने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सोल्जर्स की जो होता है वो क्लास डेवलप हुई, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बनी तो उनकी जो बिल्डिंग्स विल्डिंग्स बनाने के लिए लेबर क्लास हो गया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, अलग अलग जो है वर्कर्स है वो सीन में आ रहे हैं। ओके, ये फेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ब्रॉन्ज एज, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अर्लीस्ट राइटिंग फेज है, मैंने आपको क्या बताया था, प्री हिस्टोरिक वो टाइम है जहां पर कोई भी राइटिंग नहीं डेवलप हुई। ओके, प्री हिस्टोरिक होता है, मैंने, अगर आपने नहीं सुना हो तो फिर से सुन लीजिए कि प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्री है वो तीन तरह से क्लास वो की गई है, हिस्ट्री के तीन तरह से डिवीजन किया गया है। पहला जो है प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक वो पीरियड है जिस टाइम पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उस टाइम के लोगों को लिखना नहीं आता था, तो इसलिए कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जहां पर रिटर्न उसका जो स्पेसिमेन है वो तो है, हम लोग के पास लिखी हुई चीज है, लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं है। अभी उनको उसका क्या मतलब है उस चीज का, वो नहीं निकाला गया है, ठीक है। और हिस्टोरिक पीरियड वो होता है कि जो लिखा भी हो और डिसाइफर्ड भी हो। ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड इसको दिया गया है। कहीं कहीं जो ओल्डेस्ट जो वो है, ओल्डेस्ट राइटिंग है, उसको डिसाइफर कर दिया गया। और इंडिया में आपको पता होगा अभी हड़प्पा वाली जो हड़प्पा की जो राइटिंग है वो अभी डिसाइफर्ड नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है इसके जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। और ये कोई हर ऐसे नहीं है कि हर जगह प्रोटो प्री हिस्टरी हिस्टोरिक पीरियड एक ही टाइम है, एक ही टाइम पे खत्म होगा, एक ही टाइम पे शुरू होगा। तो नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि ये हाँ, दूसरा मैंने चीज आपको बताया था कि जो स्टोन एज है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद जो है वहां पर जब प्री हिस्टोरिक पीरियड जो स्टोन एज जब खत्म होता है, वहीं पर प्री हिस्टोरिक पीरियड भी खत्म होता है। ओके, तो सम फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप, इसमें जो उसके बाद का जो पीरियड है कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज का, उसमें सम फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप होती है। आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग सिविलाइजेशन बने उनमें कैसे कैसे अलग अलग राइटिंग डेवलप हुई। जैसे हड़प्पा के लोगों ने भी लिखना सीखा, मेसोपोटामिया के भी कुछ स्क्रिप्ट थी, उसके क्यूनिफॉर्म कहते हैं उसके स्क्रिप्ट को, ऐसे इजिप्शियन स्क्रिप्ट भी है। तो अभी आप लोग देखेंगे तो ये समझ लीजिए इस पीरियड में एक राइटिंग डेवलप हुई, लोगों ने लिखना सीख गए। ओके, जिसका बहुत बड़ा फायदा मिला इंसान को।
अब जो होती थी वो टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कोई भी स्टोरी हो गई, वो आदमी लिख के लोगों को बता सकता था और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वो नॉलेज प्रिजर्व कर सकता था। ओके, तो अर्लीस्ट जो कॉपर के वो है एविडेंस कि सबसे पहले कॉपर कहाँ मिला था, कहाँ यूज हुआ था, वो है सुमेर जो साउथर्न इराक है, मेसोपोटामिया वहाँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी। तो उसी के जो साउथर्न पार्ट में है सुमेर वाला एरिया, उसमें ये अर्लीस्ट साइन देखे गए थे कॉपर यूज के। ओके, और इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहा जाता है अब तक जो नॉलेज है उसके हिसाब से, तो इसलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके, और न्यूलिथिक किल्स की जो कैपेसिटी थी वो अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस ही थी। ओके, इससे ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए भी हो सकता है कि जो आयरन पे काम कर पाना काफी मुश्किल रहा हो शुरुआत के लोगों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इससे कहीं ज्यादा है, 1538 डिग्री सेल्सियस, लगभग 600 डिग्री 700 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे आयरन मेल्ट होगा। और जो कॉपर का है वो लगभग इसी के आसपास ही है, तो इसलिए कॉपर पे लोगों ने काम करना शुरू किया होगा उस समय कम इफेक्टिव किल्स होने की वजह से। ओके गाइज, जो ये ब्रॉन्ज एज है इसके जो टाइम पीरियड एशिया में देख लेते हैं, और एशिया के जो गाइज जो कॉस्केशियन एरिया है 4th मिलेनियम बीसी का, ये थोड़ा ऊपर ही इस रुके मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। यहाँ गाइज जो कॉस्केशियन एरिया, इसको हम लोग कॉस्केशियन एरिया कहते हैं। यहाँ पर जो कॉस्केशियन माउंटेन है वो है, तो ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान वाला जो एरिया है इसको कहते हैं कॉस्केशियन एरिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वो है वो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एरिया में आपको फिर से वो भी दिखा देता हूँ। मेसोपोटामिया एरिया गाइज जो ये इराक वाला एरिया है, यहाँ पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, तो इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, ये जो सुमेर था यहाँ पर, यहाँ बेबीलोन था, और ये इस एरिया को अकाड़ कहते हैं और उसको असीरिया कहते हैं। तो ये जो सीरिया इराक वाला जो एरिया है, इस एरिया में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। तो कॉस्केशन के बाद सबसे पहले वहां हम लोग को देखने को मिला है ब्रॉन्ज का यूज। ओके, गई इसके बाद इंडस वैली जो सिंध वाला एरिया है पाकिस्तान में, इस समय सिंध, राजस्थान, गुजरात, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसमें फिर वो मिला है हम लोग को जो ब्रॉन्ज का यूज का इंफॉर्मेशन। फिर ऑक्सस सिविलाइजेशन, उसमें मिला है 2400 बीसी और 1600 बीसी के बीच में। गाइस जो चाइना का माजियो कल्चर है इसमें भी ब्रॉन्ज के कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं, लेकिन लार्जली यही समझा जाता है कि जो शांग डायनेस्टी थी चाइना में, उसके आने के बाद ही ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ चाइना में। ओके, जो 16th सेंचुरी के बाद की बात है, यानी 1760 सेंचुरी के बाद की बात है। ओके, तो ये डेट ये गलत है। माजियो कल्चर में ब्रॉन्ज के हम लोग को कुछ मिला है, थोड़ा थोड़ा यूज होगा या फिर कुछ एक दो जगह ऐसे मिले होंगे, सॉरी एक दो स्पेसिमेन ऐसे मिले होंगे जो ब्रॉन्ज के होंगे, लेकिन लार्ज उसमें लार्ज स्केल पे 17th सेंचुरी के बाद ही, 16th सेंचुरी के बाद ही वो हुआ है। ओके, कोरियन में अराउंड 1000 से 800 बीसी मुनमुन पॉटरी पीरियड जो था उसमें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का टाइमलाइन है वो। और जो जापान है उसमें 300 बीसी। देखिए जापान में कितना अंतर है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी ये जो टाइम पीरियड का जो के हिसाब से जो सॉरी मटेरियल के हिसाब से जो टाइम पीरियड को बांटा गया है हिस्ट्री का, ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के लिए जस्टिफाई नहीं किया है ना। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पूरे अलग अलग जगह पे जो अलग अलग मटेरियल है वो अलग अलग टाइम पे पहुंचा है। ओके, तो देखिए सीधे कहाँ हम लोग 3000 बीसी पे थे और कहाँ 300 बीसी पे आ गए। ओके, सीधे लगभग 2700-2800 साल का अंतर आ गया। ओके, इसके बाद जो थाईलैंड की बात है वहां पर 2100 में बीसी में ब्रॉन्ज एज हुआ है। ओके, यूरोप की अगर करें तो एजियन सी वाला जो एरिया है, एजियन सी, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ यूरोप में कहाँ है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये इंडिया है, और इससे थोड़ा और नॉर्थ वेस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के ऊपर यहाँ पर ग्रीस है, ग्रीस और रोमानिया कंट्री है, और ये है टर्की। और टर्की और ग्रीस के बीच में जो सी है वो होगा वो उसका नाम है एजियन सी। यहाँ नाम नहीं इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बहुत छोटा में यहाँ लिखा होगा, देखिए ये लिखा है एजियन सी। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एजियन सी के आसपास जो हम लोग को वो देखने को मिला है ब्रॉन्ज एज कल्चर, उसके जो टाइम पीरियड है वो क्या है
अराउंड 3200 BC। ओके, मिनुअन का सिविलाइजेशन यहाँ पर होती थी, मिनुअन सिविलाइजेशन के टाइम पे देखने को मिला है। सेंट्रल यूरोप की बात करें तो अराउंड 2300 से 2600 BC के टाइम में हम लोग को जो ब्रॉन्ज का यूज देखने को मिला है। लेकिन क्या हुआ था ना, सेंट्रल यूरोप में कोई सिविलाइजेशन नहीं बन पाई। ओके, ये कल लोग के पास जो सब स्टैंडर्ड लाइफ ही जीते थे, सिटी लाइफ यहाँ पर सेंट्रल यूरोप में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में भी नहीं देखने को मिली। ओके, ब्रॉन्ज एज टाइम पीरियड में भी नहीं देखने को मिली। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और अटलांटिक वाला एरिया यहाँ पर 3000 BC से लेके 700 BC के बीच में ब्रॉन्ज एज का टाइम देखने को मिला। ठीक है, अभी आप यहाँ पर गाइस मोस्ट डिस्टर्बिंग चीज देखेंगे, जो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था वो आपको सब फेक वो लगेगा, पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे अफ्रीका और अमेरिका का जब देखेंगे। अफ्रीका में का क्या है सीन गाइस की जो आयरन और जो कॉपर स्मेल्टिंग है वो एक ही टाइम पे डेवलप हुआ है। ठीक है ना, तो एक ये जो साउथ अफ्रीका है उसमें तो ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि कोई भी प्रॉपर ब्रॉन्ज एज था ही नहीं साउथ अफ्रीका में। ओके, और जो वेस्ट अफ्रीका है इसमें भी आप कहें देखेंगे तो कोई भी ढंग का ब्रॉन्ज एज नहीं है हुआ है। मतलब ब्रॉन्ज एज पीरियड एक डिस्टिंक्ट पीरियड नहीं कहा जा सकता है ब्रॉन्ज एज पीरियड को। ओके, तो और जो मतलब लेकिन फिर भी अगर हम लोग कोशिश करें तो लगभग 2200 BC में एक वो है नाइजीर के पास एक स्पेसिमेन मिला है ब्रॉन्ज का, जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि उस टाइम से ब्रॉन्ज एज शुरू है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा। वेस्ट अफ्रीका, पूरा अफ्रीका ही कह लीजिए, केवल नॉर्थ वेस्ट का साइड छोड़ के, इजिप्ट और नूबिया वाला एरिया छोड़ के पूरे अफ्रीका ने ही ब्रॉन्ज एज उतना प्रॉपर नहीं देखा है। ओके, और अमेरिका की अगर बात करें तो गाइज ये देखिए, मैं इसी चीज को कह रहा था कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज आप देखेंगे। ये जो साउथ अमेरिका है इसमें ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ है 100 AD से लेके 1533 AD का के बीच में, और मोचे सिविलाइजेशन जो थी उसके टाइम पीरियड, उसके टाइम में। ओके, तो ये सीधे हम लोग एडी में आ गए। कहा हम लोग 33 BC में थे, सॉरी कहा हम लोग 3000 BC या 4000 BC की बात कर रहे थे, और कहा ये 5000 साल पहले, सॉरी आफ्टर 4000 ईयर बाद वो टेक्नोलॉजी अमेरिका में आती है। ओके, और मीजो अमेरिका की बात करें, मीजो अमेरिका गाइस जो ये वाला गाइस जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, जो साउथर्न पार्ट है, इसको हम लोग मीजो अमेरिका कहते हैं। ओके, तो मीजो अमेरिका में आप देखेंगे 1200 AD के बाद जो है कॉपर एज शुरू हुआ है, और 1521 यानी आज से 500 साल पहले, 500 साल पहले तक वहां पर कॉपर एज रहा है। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस है देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी ब्रॉन्ज एज नहीं था। और इन जगहों पे भी गाइस क्या हुआ है ना कि जो एक प्रॉपर ब्रॉन्ज एज, इसको भी एक प्रॉपर ब्रॉन्ज एज नहीं कहा जा सकता, जो 100 AD और 1533 AD के बीच का टाइम पीरियड है साउथ अमेरिका में, क्योंकि कॉपर और ब्रॉन्ज के अलावा कुछ मेटल ऐसे थे जो इनसे बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो बहुत ज्यादा यूज होते थे। तो कभी भी इन लोग ने, जो अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, इसका जो ब्रॉन्ज या कॉपर का यूज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे या बहुत ज्यादा इस हाई स्केल पे नहीं किया है। ओके, तो ब्रॉन्ज एज इसे भी कहना गलत है, पर एक अगर आप वो चाहते हैं टाइम फ्रेम तो इसे ऐसे कैटेगराइज किया जा सकता है। ओके, और ये टाइम बताने का मेरा एक अलग मकसद है। अलग मकसद ये है कि जो आपको ये चीज समझ में आएगा, जो हम लोग का जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी कि बेसिक एज 3000 BC पे खत्म होता है, उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो ब्रॉन्ज एज कहलाता है। तो ये देखिए, ये कई हद तक तो जस्टिफाई है इसके लिए, एशिया के लिए ये ठीक बैठ रहा है। लगभग हर जगह, एक दो जगह छोड़ के हर जगह ये जो है वो वहां पर सही हो रहा है। ये लगभग 3300 BC, 2400, 31 एशिया में सही बैठ रहा है। और यूरोप में भी आप देखेंगे कि तो बहुत ज्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज एज के बाद का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं आयरन एज। वो हम लोग मानते हैं लगभग 1000 BC के बाद आयरन एज शुरू होता है। तो अगर आप देखें तो ये भी एजियन श्री तो फिर बिल्कुल ठीक है, 3200 BC में शुरू हो रहा है। तो सेंट्रल यूरोप अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल यूरोप में भी ये जो ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड है, ये ठीक इसके इस टाइम जो ये लिमिट है ब्रॉन्ज एज की, उसके बीच में आ रहा है।
तो ये भी हम लोग कहेंगे ये ठीक है। ब्रिटेन में भी लगभग बहुत हद तक ठीक है, 1000 AC पे आयरन एज खत्म होता है, लेकिन 700 BC चलता है, तो ये भी ठीक है बहुत हद तक। तो कहने का मतलब है कि ये यूरोप और एशिया के लिए जो हम लोग का क्लासिफिकेशन था कि मटेरियल के बेस पे टाइम को क्लासिफाई करना, कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ये मटेरियल यूज होता था, वो यूरोप और एशिया के लिए तो सही है। लेकिन बाकी अगर आप अफ्रीका और अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए देखेंगे तो ये सही नहीं बैठता है। जो जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है गाइस, वो इससे ये पता लगता है वो यूरोप और एशिया सेंट्रिक हिस्ट्री लिखी गई है। काफी टाइम तक क्या हुआ है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स और अमेरिका कॉन्टिनेंट्स को इग्नोर किया गया। जो यूरोपियन लोग थे और जो एशियन लोग भी थे, ये 16th सेंचुरी से पहले तो ये जानते भी नहीं थे कि अमेरिका नाम का भी कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है इनके वेस्ट में। ओके, और अफ्रीका की भी हिस्ट्री काफी टाइम तक इग्नोर की गई है, और जो इग्नोर की गई है प्लस जो यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो भी काफी स्लो हुई है। तो इसीलिए पहले ये हिस्ट्री लिखने से पहले लोगों ने ये समझ लिया था, अफ्रीका और अमेरिका की हिस्ट्री लिखने से पहले ही लोगों ने ये समझ लिया था कि ये चीज सबके लिए सिर्फ जितनी भी हिस्ट्री है उसके लिए ये जस्टिफाई करती है कि हम लोग मतलब 3000 BC के बाद हर जगह ब्रॉन्ज एज मिलेगा। ओके, लेकिन ऐसा जब अफ्रीका की हिस्ट्री खंगाली गई तो ऐसा हो नहीं रहा था। अफ्रीका अमेरिका की हिस्ट्री देखी गई तो वो तो बिल्कुल ही अलग था, कई 6,000 साल का अंतर आ जा रहा था उसमें। गाइस, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चेंज देखने को मिला ब्रॉन्ज एज में वो क्या हुआ, देखिए मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर वास्ट स्केल पे होने लगा। ओके, फिर अलग वर्कर क्लास भी डेवलप हुई, लाइफ जो है लोगों की कॉम्प्लेक्स हो गई। ओके, एक अलग कल्चर डेवलप हुआ। ये जो कल्चर था ये अपने हर जगह का जो अलग अलग जगह का जो कल्चर है ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ। ओके, तो ये इस तरह का जो कल्चर होता है, लोग जब हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीने लगते हैं तो उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन यही है कि जब लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने लगे, जब सिटी लाइफ जीने लगे, तो उसको वो एक सिविलाइजेशन कहलाता है। ओके, तो क्या हुआ कि जगह जगह पे ब्रॉन्ज एज के टाइम में जगह जगह पे एक नई नई सिविलाइजेशन देख इमर्ज हुई। ओके, अलग अलग जगह पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ओके, वो सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ डेवलप हुई, देखिए आपको सबसे पहले सिविलाइजेशन मैंने बताया था इसी वीडियो में थोड़ा पहले कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहले से डेवलप हुई। कौन से एरिया में, जो इराक वाला एरिया है, इराक वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्थ, बिल्कुल हल्का सा नॉर्थ वेस्टर्न ईरान ले ले, तो ये इसको कहते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 3300 BC से 539 BC। उसके बाद जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, इंडिया में ही है, डेवलप हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान वाला एरिया जो है, सिंध के आसपास जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी। तीसरा जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो उसका जो टाइम फ्रेम है वो 3100 BC से लेकर 332 BC का। लेकिन क्या हुआ है ना कि जो ब्रॉन्ज एज है इसका 1200 BC के बाद ही खत्म हुआ। क्या होता था ना गाइस कि कहीं कहीं सिविलाइजेशन क्या जो थी वो खत्म हुई, और जो नए लोग आए, नई सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसने आयरन एज की शुरुआत की। लेकिन कहीं कहीं क्या हुआ कि वहीं के लोगों ने आयरन को अपना लिया और ब्रॉन्ज को छोड़ दिया, तो उन्हीं के लोगों ने आयरन का जो उन्हीं के लोग ने उस एज को आगे कंटिन्यू रखा और आयरन एज में खुद ही को चेंज कर लिया। ओके, तो वही वही उसी का एक एग्जांपल है इजिप्शियन का। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या है, 3300 BC से शुरू हुआ था और 1300 BC में खत्म हुआ था। लेकिन हमें पता है जब आर्यंस आए तो आर्यंस के आने का जो वो है टाइम है वो है बिगनिंग ऑफ आयरन एज इन हड़प्पा और इन इंडिया। ठीक है, चौथी जो इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है वो 1765 BC के बाद। हम लोग को ये नहीं पता है कि ये कब खत्म हुआ, लेकिन जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है चाइनीज में, वो बहुत हद तक उससे बताया जाता है कि जो शांग डायनेस्टी थी उसने उसके आने के बाद शुरू हुई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि उस जो डायनेस्टी है उसके जब वो शांग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी उसने फिर आयरन में जो आयरन के वेपन्स और आयरन के टूल्स बनाने शुरू किए। तो जो डायनेस्टी के आने के बाद जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन चाइना में खत्म हुई, सॉरी हाँ खत्म हुई। तो जो डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 1046 BC के बाद। तो ये कहा जा सकता है कि 1046 BC के बाद ब्रॉन्ज एज चाइना में खत्म हुआ। तो गाइज ये था ब्रॉन्ज एज का पूरा वो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
और आई होप मैंने पूरी कोशिश की इसको कि जितना इजी से इजी बनाया जा सके। बट यहाँ से क्या हुआ है, ब्रॉन्ज एज के बाद से लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुआ है। तो जरूरत से ज्यादा इजी करने में अगर लगता तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाता आपको। तो लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम जो नेक्स्ट वीडियो में है ना, वो एक एक करके इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके।